मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों हम लोग 71वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा का माइक्रो सिलेबस है उसकी माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास खंड के अंतर्गत जो कलाएं हैं, जैसे 4-5 प्रकार की जो कला थी, पाल कला, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और द्रविड़, नागर और बेसर मंदिर शैली की विशेषताओं के संदर्भ में बात देखा था हम लोगों ने। गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती मूर्ति कला के संदर्भ में पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। माइक्रो एनालिसिस कर रहे थे हम लोग सिलेबस का, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक के पोर्शन को देखा था। आगे अब हम लोग माइक्रो एनालिसिस के अंतर्गत ही जो विद्रोह हैं जो हमारे सिलेबस में, उस पर हम लोग बात करेंगे कि विद्रोह में कौन कौन से विद्रोह शामिल हैं जो सिलेबस में हम लोगों ने देखा था। उसके अंतर्गत देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि जो सिलेबस दिया गया है, एक शब्दों में आयोग ने लिख दिया है कि संथाल विद्रोह चाहे मुंडा विद्रोह। अब संथाल और मुंडा विद्रोह के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके सब पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, कौन कौन से अन्य बिंदु हो सकते हैं जिसपे हम लोगों को, अगर जो संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं, हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए पहला है इसमें, यदि हम जब संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। पृष्ठभूमि में क्या पता होनी चाहिए कि जो पहाड़िया जनजाति थी उसके स्थान पर अंग्रेजों द्वारा संथालों को बसाया जाना, यानी कि जो दामिनी कोही का क्षेत्र था, बिहार के जो पूर्व के क्षेत्र में जो दामिनी कोही के नाम से संथालों के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, तो उस पे जो पहले से पहाड़िया जनजाति रहती थी उस पे, तो उसके स्थान पर अंग्रेजों द्वारा संथालों को बसाया जाना, इस पे हमें पता होनी चाहिए ये चीज। पहाड़िया क्षेत्र में संथालों का उदय क्या था, कैसे था, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें तो संथाल की। फिर दामिनी कोही क्षेत्र कौन सा था, फिर उसमें दामिनी कोही में कैसे संथालों में जल, जंगल और जमीन की धारणा बनती गई। जब दामिनी कोही क्षेत्र में संथालों को बसाया गया, तो जब बसाया गया उनको, तो वहां पे जल, जमीन और जंगल की जो एक अवधारणा होती है जनजातियों के अंतर्गत, जो इमोशनली लगाव, अटैचमेंट होता है, कैसे धारणा उनके प्रति बनती गई। ठीक है। अगला कि संथालों द्वारा अब उस दामिनी कोही क्षेत्र में ही संथालों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचा डेवलप कर लिया उन लोगों ने। जब वहां पे दामिनी कोही क्षेत्र में उनको बसाया गया, तो धीरे धीरे अपने जो जीवन यापन बिताने के लिए उन्होंने सामाजिक स्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया। फिर संथालों का जमीन से अत्यधिक लगाव हो गया। जो दामिनी कोही क्षेत्र था उसमें जब संथालों को बसाया गया, तो ये कंपोनेंट हम लोगों को वहां पे देखा गया। अब यदि दामिनी कोही का हम मैप बना लेते हैं, बिहार का मैप बनाते हुए, भारत का मैप बनाते हुए बिहार का मैप बनाएं और वहां दामिनी कोही के क्षेत्र को दिखा दें, या उस पर अगर जो संबंधित कुछ नोट्स हम बना ले, फ्लो चार्ट बना ले, डायग्राम बना ले, फिर ये जो दामिनी कोही वाला क्षेत्र है और इसमें कैसे जंगल जमीन की अवधारणा विकसित हुई, कैसे वहां पे इन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, इसकी हम लोग बात कर ले। फिर संथाल विद्रोह के मेजर कारण क्या क्या थे, कौन से वो सामाजिक कारण थे जिसके कारण संथाल विद्रोह उत्पन्न हुआ, कौन से राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण कौन कौन से थे, तात्कालिक कारण कौन से, धार्मिक कारण कौन से थे। तो जब हम कारण पढ़ रहे होंगे संथाल विद्रोह का, तो इन सब बिंदुओं पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, तो वो विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। जब विद्रोह की शुरुआत भी हुई थी तो उसमें कई घटनाक्रम घटित हुए थे। उस घटनाक्रम को हमको क्रम पता होनी चाहिए। ठीक, कि कौन सी घटना पहले घटित हुई, जब संथाल विद्रोह हो गया तो रिटेलिएट कैसे किए अंग्रेजों ने, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाई थी, इसकी जानकारी होनी चाहिए। संथाल विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अगर जो उद्देश्य पे ही हमको 10-15 पॉइंट, अगर जो हम की पॉइंट्स बना ले
और फिर अगर जो छोटे प्रश्नों में जैसे 7 नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर के छोटे प्रश्न जो बीपीएससी में भी पूछ रहे हैं, हो सकता है कि वो संथाल विद्रोह का केवल उद्देश्य पूछ ले। ठीक, तो हमें उद्देश्य के लिए कुछ 6-7 बिंदु हमको पता होनी चाहिए कि एक उद्देश्य था। ये भी हो सकता है कि वो 7 और 8 नंबर में संथाल विद्रोह के प्रमुख घटनाक्रम पूछ ले, ठीक, या प्रभाव पूछ ले कि संथाल विद्रोह का क्या प्रभाव था। इसी प्रकार विद्रोह का क्या महत्व था, इसको भी 7-8 पॉइंट में हमारे पास ऐसे बिंदु हमारे पास तैयार होने चाहिए कि इसके संथाल विद्रोह के महत्व क्या थे, विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, और विद्रोह का जब मूल्यांकन करेंगे कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ, इस विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में क्या परिवर्तन लाया, उनके उसमें शासन प्रशासन में क्या परिवर्तन लाया, संथालों में क्या परिवर्तन लाया था। तो इसका मूल्यांकन जब हम करेंगे तो फिर ये जो हमारा एक जो सिलेबस टॉपिक है संथाल विद्रोह नामक, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या पृष्ठभूमि डेवलप करनी है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। फिर दामिनी कोही क्षेत्र कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ, वहाँ पे कैसे लोगों में जल जंगल जमीन की अवधारणा विकसित हो गई, सामाजिक राजनीतिक ढांचा कैसे विकसित हो गया, इस पे हमें जानकारी होनी चाहिए। संथालों का जमीन के प्रति अत्यधिक लगाव कैसे बढ़ गया, ये हमें पता होनी चाहिए। फिर कारण में हम बात कर लेंगे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक आर्थिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे। इन सब सारी चीज़ों को अगर जो हम लोग ठीक से पढ़ लिए, ठीक से अगर हम लोगों ने कुछ 6-7 पेज में एक फ्लो चार्ट डायग्राम की पॉइंट्स बना लिए इसके लिए 5-6 पेज में, तो ये हमारा संथाल विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विद्रोह में ही अगला विद्रोह था बिरसा मुंडा विद्रोह। अब बिरसा मुंडा विद्रोह के लिए भी सिलेबस में केवल एक शब्द लिखा है, बिरसा मुंडा विद्रोह। अब जब हम बिरसा मुंडा विद्रोह पढ़ने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एक एक सब टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इसमें भी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि जो बिरसा मुंडा लोग थे वो मुख्यतः शांतिप्रिय एवं आदर्श समाज से प्रेरित थे। मुंडा समुदाय के बाहरी लोगों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ने के कारण वो उग्र हो गए। फिर दीकुओं द्वारा मुंडाओं के जल जंगल जमीन की अवधारणा को कैसे सीमित किया जाने लगा। ठीक है, आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, जैसा कि कारण उसमें था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक तात्कालिक कारण क्या थे, इस पे भी हमें पता होनी चाहिए इन सारी चीज़ों को। आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ एवं प्रसार कैसे हुआ, इस पे हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। बिरसा मुंडा के उपदेश क्या क्या थे, कौन कौन से उपदेश की बात उन्होंने किया, क्या कौन कौन से अच्छे आचरण जो अपने संथालन को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाने के लिए वो बात कर रहे थे। हो सकता है कि 7 और 8 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी बन जाए कि सिर्फ आप हमें बताइए, आयोग के द्वारा ये पूछा जाए कि बिरसा मुंडा के उपदेश को बताइए सिर्फ, और पूछ ले 7 से 8 नंबर शब्दों में। हमारे पास अगर जो ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना चाहिए, हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि हमें खर्च करना है ज़्यादा से ज़्यादा 120 शब्द इस प्रश्न पे। फिर भूमिका में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया था कि 10 से 15 शब्द खर्च करने हैं। इसी प्रकार निष्कर्ष में हमको 10 से 15 शब्द खर्च करने हैं। मुख्य भाग में हमको लगभग 80 शब्द खर्च करने हैं। ठीक है, ये दोनों, ये और ये पॉइंट हो सके तो पैराग्राफ में ही हो जाए। 10 से 15 शब्द दो लाइन से 3 लाइन में आएगा, लेकिन ये जो मुख्य भाग है इसको हम की पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हुए लिखिए, तब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो पाएगा। जितने शब्द हम बताना चाहते हैं वो कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी हम लोग बस उसके माइक्रो सिलेबस पे बात कर रहे हैं। जैसे ये सिलेबस का एक जो श्रृंखला ये कंप्लीट होगी, ठीक से हम लोग सिलेबस को समझ पाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न आंसर पे आएंगे। ऐसे ही जैसे मैं शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह पे कम से कम हम लोग 8 से 9 प्रश्न के मॉडल उत्तर तैयार करेंगे, जिसमें 3 से 4 प्रश्न 7 से 8 नंबर के होंगे और 3 से 4 प्रश्न
38 नंबर के होंगे और इसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, क्लास में ही डाइजेस्ट करने के प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, भूमिका कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, मुख्य भाग कैसे लिखेंगे। फिर जब यहाँ क्लास में आपको बता दिया जाएगा, फिर आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, लिख के फिर आप वो मुझे ये जो मेरा नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, तो यहाँ से चेक करके आपको कॉपी 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो ऐसे हम लोग शुरुआत करेंगे। जस्ट अभी एक एक स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम लोग देख रहे थे, बिरसा मुंडा विद्रोह के कहाँ पे थे, जो बिरसा मुंडा ने उपदेश दिए थे अपने समाज के लोगों को, उस पर हमें जानकारी होनी चाहिए। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या केवल दीपुओं को बाहर करना था या अपने ओवरऑल डेवलपमेंट की भी वो कुछ बात कर रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी जानकारी हमें 15 से 20 की पॉइंट्स में होनी चाहिए। जस्ट मैं केवल बार बार की पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, की पॉइंट्स से आपका एग्जाम में जाएगा, पैराग्राफ बिल्कुल नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस आंदोलन की प्रकृति क्या थी, आगे बढ़े तो हमें ये भी देखना चाहिए आंदोलन का प्रभाव क्या था, आंदोलन का महत्व क्या था। देखिए, प्रभाव और महत्व दोनों अलग अलग होगा। प्रभाव भी 10-15 शब्दों में 6-7 की पॉइंट्स में हमको तैयार होना चाहिए और इम्पैक्ट भी 6-7 की पॉइंट्स में हमको तैयार होना चाहिए। इसका मैटर मैंने जस्ट की पॉइंट्स में ही तैयार किया है, सब सारी चीजें की पॉइंट में ही तैयार है। अगर जो आपको जरूरत होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा कि हाँ आप जो मैटर है हिस्ट्री का और उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का या बिरसा मुंडा विद्रोह का, संथाल विद्रोह का भेज दीजिए तो हम आपको भेज देंगे यहाँ से। ठीक है, शुरुआत करते हैं और आगे फिर इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये अगर जो इतने पॉइंट्स हम तैयार कर लिए बिरसा मुंडा विद्रोह में, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न अगर जो हमसे बिरसा मुंडा विद्रोह से पूछा जाएगा तो हम मतलब हमारे रेंज में वो ना रहे, हम करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, इसी प्रकार कुछ प्रमुख नागरिक विद्रोह भी पूछा नहीं गया है अभी तक बहुत ज्यादा, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए, जैसे सन्यासी विद्रोह, ओलिगार विद्रोह, पाइका विद्रोह, बहावी विद्रोह और कोका विद्रोह। इसको हमें क्या करना है कि शॉर्ट आंसर में तैयार करना है, लॉन्ग आंसर में कभी नहीं पूछा जाएगा, यानी 7 से 8 नंबर शब्दों में इसको तैयार करना है, 2-3 डायमेंशन बनाते हुए। यानी सन्यासी विद्रोह का किन क्षेत्रों में हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस विद्रोह के प्रमुख मांगे क्या थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हुए ना हम बना देंगे, मतलब कोशिश किया जाएगा तो जो आंसर बन जाएगा, तो उसके आधार पर ये सारी चीजें टिकल हो जाएंगी। नागरिक विद्रोह के क्या प्रमुख कारण थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये 1857 की क्रांति का। जब 1857 की क्रांति जस्ट एक सिलेबस में एक मेंशन कर दिया गया 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से डायमेंशन होने चाहिए, कौन कौन से एरियाज होने चाहिए जिसपे हम उसको सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, यानी माइक्रो सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। जैसे इसकी भूमिका और पृष्ठभूमि, फिर से किसी भी चीज की पृष्ठभूमि तो होगी ही ना, जैसे इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो उसकी कुछ तो पृष्ठभूमि रही होगी। प्रमुख कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण क्या थे, नस्लीय श्रेष्ठता की जो एक अंग्रेजों के मन में बहुत बड़ा मिथ्या था ना कि हम नस्लीय रूप से श्रेष्ठ हैं भारतीयों से, तो वो कारण किस हद तक जिम्मेदार था। सैन्य कारण क्या थे और तात्कालिक कारण क्या थे, क्या वो चर्बी वाला कारतूस ही तात्कालिक कारण बना के कुछ और भी कारण थे। तो ये कारण में हमको पता होना चाहिए। कारण जस्ट की पॉइंट्स में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना हम की पॉइंट्स में काम करेंगे, फ्लो चार्ट में काम करेंगे, डायग्राम में काम करेंगे, उतना ही उत्तर हमारा व्यवस्थित होगा, सुदृढ़ होगा और देखने में आकर्षक होगा। ठीक है, अगर अगले पॉइंट पे हम बात करें तो क्रांति की शुरुआत और प्रसार कैसे हुआ, इस पे हमें बात करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और क्रांति का स्वरूप और प्रकृति कैसी थी, स्वरूप और प्रकृति दोनों एक ही प्रकार के थे कि मतलब क्या प्रकृति इसकी, क्या ये राष्ट्रीय आंदोलन था या केवल सैनिक आंदोलन था या विद्रोह था या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वान कहते थे, क्या ऐसा था, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, कम से कम 10-15
कारण हमको की पॉइंट्स में पता होनी चाहिए कि फला की वजह से ये आंदोलन या विद्रोह असफल हो गया। क्या उसमें हमारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं थे, नेतृत्व की भावना, कोई नेतृत्वकर्ता प्रभावी नहीं था, या सभी लोगों ने साथ नहीं दिया, जमींदार और राजा जो अंग्रेजों के साथ मिल गए उनका क्या क्या, तो वो सारी चीजें हमको असफलता में पता होनी चाहिए। एक प्रश्न ये बन सकता है, आया नहीं है, क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या नहीं, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या नहीं, इसका विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण कैसे करेंगे, हम कहेंगे हाँ और ना, मतलब प्लस और नेगेटिव दोनों का करते हुए हम कंक्लूजन जो देंगे, या उसकी प्रकृति के जो विद्रोह है उसकी प्रकृति को हम डिफाइन करते हुए विश्लेषण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर क्रांति के महत्व के बारे में हमें पता होना चाहिए, परिणाम के बारे में पता होना चाहिए, बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति का क्या महत्व है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें पता होनी चाहिए। 1800 क्रांति में बिहार का क्या योगदान है, कुछ बिहारियों का योगदान था कि नहीं था 1800 क्रांति में, ऐसे ही कुंवर सिंह जी का योगदान बुलाया थोड़ी जा सकता है, तो क्या बिहारियों का योगदान था 1857 की क्रांति में। आगे, क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी, कई बार क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है फिर पूछ ले, तो भूमिका के बारे में हमको, मतलब इनकी इस क्रांति में क्या भूमिका थी उसके हमें पता होनी चाहिए, इस भूमिका का मूल्यांकन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति का माइक्रो विश्लेषण, माइक्रो सिलेबस के रूप में विश्लेषण। अगला पॉइंट हमारा है, क्या है, एक अगला पॉइंट है बिहार में किसान आंदोलन एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका, स्वामी सहजानंद की भूमिका जी। तो अब हम जब बिहार में किसान आंदोलन की बात करेंगे तो हमें इसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ, किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी, किस चीज को लोग लेके वो विरोध में थे, क्या तीन कठिया पद्धति थी विरोध के लिए, या और भी जो बहुत सारे जो किसानों में असंतोष का कारण था वो क्यों था, तो इसकी पृष्ठभूमि हमें पता होनी चाहिए। किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ, इसे भी तो पता हमें होना चाहिए, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर बिहार में किसान आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी, इसकी हमें पता होना चाहिए। प्रमुख मांगों की, फिर देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 7 और 8 नंबर के प्रश्न यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के बन सकते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी, आप हमें 7 नंबर के या 8 नंबर के प्रश्न में बताइए। फिर हमको वही करना है, 10 से 15 शब्द में भूमिका, 10 से 15 शब्दों में निष्कर्ष, और बाकी जो शब्द है उसको मुख्य भाग में खर्च करना है। अब मुख्य भाग के लिए मैंने बार बार बताया कैसे लिखना है, केवल की पॉइंट्स में, केवल ओनली की पॉइंट्स में, ठीक है, पैराग्राफ बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ये मैं ऐसे आपको क्यों बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि 68 में भी, 69 में भी और 70वीं में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रभा ICS में हम लोगों ने BPSC का मेंटरशिप चलाया था, और उस मेंटरशिप में ना केवल 30 बच्चों को हम लोगों ने लिया था, पहले भी और अभी भी जो मेंटरशिप चल रहा है उसमें केवल 30 बच्चों को लिया है हम लोगों ने। अब उस 30 बच्चों पे, और ऐसे बच्चों को नहीं, सामान्य सभी बच्चों को हम लोगों ने तो लिया ही नहीं है। किन बच्चों को लिया है, जिन्होंने कम से कम 2 बार PT या 1 बार मुख्य परीक्षा दिया हो, तो ऐसे बच्चों को में समझ पहले से ही डेवलप होते हैं, उत्तर कैसे लिखना है, कैसे सारी चीजें करनी है। तो इस प्रकार के जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया था ना, ऐसे जो बच्चों के अंदर लेखन कला को विकसित किया था, 70वीं वाले में, 70वीं जो BPSC हुआ है उसमें हमारे 24 बच्चे मेंस लिखे हैं, 6 बच्चे नहीं लिख पाए, 6 बच्चे PT ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो 6 बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनके भी क्वालिफाई ना करने का उनका बहुत ज्यादा गलती नहीं थी, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था ना वो सभी को सरप्राइज किया था, तो 6 बच्चे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 24 बच्चों ने मेंस लिखा है। ऐसे ही हम लोगों ने लगभग 6-7-8 महीने तैयारी करवाया था इसी प्रकार के उत्तर लेखन के लिए, ऐसे ही उत्तर लेखन के लिए हम लोगों ने बच्चों को, मतलब उनके माइंड में पूरा भर दिया था, बहुत बेहतरीन आंसर लिख के आए होंगे, डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो 6-7 नंबर के प्रश्न है, मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि अगर 38 नंबर का भी प्रश्न आता है ना, तोड़ने का प्रयास करेंगे हम उसे, उसको भी फ्लो चार्ट डायग्राम में ही करेंगे, पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने उस पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, जो किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका क्या है, ये 38 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ये छोटे प्रश्न नहीं है, ये बड़े प्रश्न है। ठीक, भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान सभा एवं उसके उद्देश्य क्या थे, ये फिर 7 और 8 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे, 8 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। किसान आंदोलन और कांग्रेस, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में या पीछे खींचने में या उसके विकास में कांग्रेस का कुछ भूमिका था कि नहीं था, इसकी रिलेशन को हमको दर्शाना है। फिर किसान आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो ये हम लोगों ने आज लगभग जो विद्रोह थे और जो आंदोलन था उसको देखा। सबसे पहले हम लोगों ने संथाल विद्रोह देखा, फिर मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह देखा, फिर कुछ नागरिक विद्रोह के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने, फिर 1857 की क्रांति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो बहुत ज़्यादा एक ही दिन में, जैसे बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब होने लगेंगे, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अब अगला हम लोगों का टॉपिक होगा गांधीवादी आंदोलन जो प्रमुख हुए थे ना, तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे, अगर जो हम पढ़ने जाते हैं तो क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए, या क्या क्या सब टॉपिक्स हो सकता है। यानी चंपारण सत्याग्रह ही जब हम पढ़ने जाएं, उसके 3 कठिया पद्धति के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रमुख कारण क्या थे, क्या केवल 3 कठिया पद्धति ही एक कारण था क्या चंपारण सत्याग्रह का, ग्रह का नहीं था ना, तो अन्य कारण क्या थे वो जानकारी हमें पता होनी चाहिए। गांधी जी ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया, क्या उनको जब उनके प्रति अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने कैसे हस्तक्षेप किया, कैसे कन्विंस किया अंग्रेजों को, फिर लोगों को कैसे मैनेज किया उसकी, फिर ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये ऐसे चीजें, सारी चीजें हम लोग गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत जो भी आएंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तो इसकी हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर जो मैं कोशिश करूँ तो एक ही वीडियो में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ बीपीएससी मुख्य परीक्षा के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। आपसे एक निवेदन और है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, आप लिखिएगा इस सिलेबस को। जितना ना सिलेबस को आप लिखेंगे, वो जितना कंठस्थ होगा सिलेबस आपका, सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही नज़दीक होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि सिलेबस ही हमको रास्ता दिखाता है कि आगे हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आप लोगों को ठीक लग रहा हो, चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही हो, या लगता है कि हाँ थोड़ा सा और गति देने की आवश्यकता है या थोड़ा और लंबा वीडियो बनाने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट करें। अगर जो ठीक लग रहा हो, आप संतुष्ट हैं, तो इसको ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी हम लोग उत्तर लेखन करेंगे, ना केवल इतिहास को, आईआर को भी, सेकंड पार्ट को भी, सेकंड पेपर को भी ठीक से आंसर राइटिंग करेंगे हम लोग। केवल इतिहास खंड का ही बात करें तो 100 प्रश्न लगभग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, ऐसे ही अन्य सारे सब्जेक्टों की प्रैक्टिस करेंगे। हम सिर्फ लिखना सीखेंगे, कैसे लिखना है, और आप घर पे बैठ के उसको लिखिएगा, और लिख लेने के बाद से आप हमको आंसर व्हाट्सएप करिएगा या टेलीग्राम पे भेजिएगा। हम चेक करके, या हमारी टीम चेक करके आपको कहाँ कहाँ गलती हो रही है फीडबैक के द्वारा हम लोग बताएंगे। ठीक है बाबू, तब तक ख्याल रखिए अपना, और लेकिन इसको लिखिएगा जरूर। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।